सबके सामने कहा कि चाहे मेरा ओहदा कितना भी बड़ा हो, लेकिन राजनीति में मदन जी को वो अपना गुरु मानते हैं। और बूथ मैनेजमेंट का जो कार्य है उड़ीसा में माननीय मदन कौशिक जी ने वहाँ पे किया। तो वो आपका जब चुनाव होगा तो आपके साथ उसी तरीके से लगेंगे, क्योंकि आप मतलब बूथ मैनेजमेंट वही करेंगे। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं और हरिद्वार में चुनाव लड़ना है तो मदन कौशिक जी का आशीर्वाद तो साथ में चाहिए। स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखें तो इंदौर जो है नंबर 1 पोजीशन पे हमेशा रहता है। बिल्कुल, वहाँ स्वच्छता ज़्यादा अच्छी है और बाकी सब जगहों पे उतना बेहतर नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों का ये मत है कि भाई अगर कॉरिडोर बनेगा तो दुकानें टूटेंगी जी। और जब दुकानें टूटेंगी तो वे व्यापारी तो दुखी होगा ना। दुखी होगा। तो मेरा भी यही मानना है कि हर की पौड़ी के आसपास का जो बाजार है उसको उसी स्थिति में बनाते हुए, उसको सौंदर्यीकरण करते हुए उसको हेरिटेज घोषित करे सरकार। भारतीय जनता पार्टी से ही अगर हम हरिद्वार नगर निगम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से ही मेयर थे मनोज गर्ग जी। आप विशाल गर्ग जी हैं, वो ना चुनाव लड़े, आप क्यों लड़ना फिर? दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की बात करें तो अब तो चुनाव भी हो गए, मंत्रिमंडल भी बन गए और जिसको जो पद मिलना था मिल भी गया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 5 में से 5 सीट मिल गई। अब चुनाव आ रहा है नगर निकाय का। तो क्या ये जो चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए हैं, क्या उन नतीजों का प्रभाव नगर निगम के चुनाव के ऊपर भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये अपने आप में सवाल है। इस सवालों को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप प्रतिक्रिया भी जरूर देते रहिएगा। और अगर हम हरिद्वार नगर निगम की बात करें तो वहाँ से एक शख्स जो लगातार कई समय से तैयारी कर रहा है, हमने देखा कि भाई सामाजिक कार्य हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले भी लगातार इस बात को चर्चा करते आ रहे हैं कि भाई नगर निगम का चुनाव हम लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे या किसी और पार्टी से लड़ेंगे, मतलब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ विशाल गर्ग जी मौजूद हैं। धन्यवाद अखिलेश। और आपसे सवाल यही करूंगा मैं, सबसे पहले बताइए क्या, चूंकि सबसे पहले जब बात करते हैं नगर निगम के चुनाव की तो इसमें बहुत से लोग का क्वेश्चन यही रहता है कि भाई ये चुनाव होगा, मतलब जो आरक्षण होगा, कौन सा आरक्षण होगा नहीं होगा, आप श्योर हैं कि आपके अकॉर्डिंग ठीक रहेगी सारी व्यवस्था? देखिए, माँ गंगा का आशीर्वाद लगातार मुझ पे बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अभी निकाय चुनाव के अंदर आनी है। लेकिन जहाँ तक आरक्षण को लेके हरिद्वार की स्थिति है तो मुझे लगता है इस बार ये सीट है ये जनरल पुरुष होने जा रही है। तो उसके लिए मेरी पूरी जो तैयारी है वो यहाँ से निकाय चुनाव में उतरने की है। नहीं, जैसे ये 100% आप श्योर मानते हैं कि जनरल ही होगी? देखिए, जहाँ तक लग रहा है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें सरकार के ऊपर निर्भर भी करेंगी अभी कि सरकार किसको यहाँ से लड़वाना चाहती है। इन सब चीज़ों के ऊपर अभी अच्छा, सरकार जिसको लड़वाना चाहती है उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था कर देती है। देखिए, कुछ सीटों पे क्योंकि एक साइकिल है ये जो घूमती है, तो एक आधी सीट है जिसके ऊपर सरकार वो चाहे तो अपने कैंडिडेट के हिसाब से वो इस चीज़ को कर सकती है। बाकी भाग्य और नसीब में जो लिखा होगा, अगर माँ गंगा की सेवा करना लिखा होगा तो यहाँ से माँ गंगा की सेवा का जो मौका है वो ज़रूर मिलेगा। मैं 2022 के चुनाव को भी देख रहा था तो उस वक्त मैंने ये देखा कि आप जो है मदन कौशिक जी से आपकी नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं और मदन कौशिक जी के समर्थन में भी आप दिखते हैं। और हरिद्वार की राजनीति की बात करें तो मदन कौशिक जी एक अपने आप में एक अलग ध्रुव हैं और स्थितियाँ ऐसी थी कि कुछ डगमग हो रहा था उनका। अब यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह राव जी चुनाव लड़े, जीत गए, उनकी पोजीशनिंग बता रहे हैं लोग कि और ज़्यादा बेहतर हो गई है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मदन जी उत्तराखंड की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है। सन 2002 से जब से वो पहला चुनाव लड़े हैं तो लगातार मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ, चाहे वो 2002 का पहला विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद 2007, 2012 लगातार जो भी वो चुनाव लड़े हैं वो अपने आप को लगातार मजबूत करते चले हैं। 2022 के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें उनके खिलाफ लोगों ने बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए। लोगों का कहना था कि इस बार सीट बिल्कुल हारने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग लगातार हमसे इस चीज़ को लेकर शर्तें लगाते थे। यही काम अभी त्रिवेंद्र रावत जी के समय में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सीट हारने जा रहे हैं, कांग्रेस यहाँ से जीत रही है। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साही हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मदन कौशिक जी के चुनाव में भी चुनाव का रिजल्ट आने से एक दिन पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता के यहाँ एक जन्मदिन का कार्यक्रम था, तो वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता और मैं अकेला था।
तो वहाँ पे बहुत सारी चर्चा परिचर्चा हो गई इस चीज़ को लेकर। तो वहाँ पे डट के मैंने कहा था कि 8,000 से 12,000 के बीच में मदन जी चुनाव जीतेंगे। लाखों रुपए की शर्त वहाँ पे लोग मेरे साथ लगाने के लिए तैयार थे। सतपाल ब्रह्मचारी जी वहाँ पे थे। आज भाग्य ने जोर मारा, सोनीपत से सांसद है, वो बात अलग है। लेकिन माननीय मदन कौशिक जी जो है वो राजनीति के कहीं ना कहीं सूत्रधार और बूथ मैनेजमेंट के बहुत बड़े नेता है। अभी वो धर्मेंद्र प्रधान जी को चुनाव लड़ा के आए उड़ीसा के अंदर। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी चुनाव की पूरी जिम्मेदारी माननीय मदन कौशिक को दी। उन्होंने सबके सामने कहा कि चाहे मेरा ओहदा कितना भी बड़ा हो, लेकिन राजनीति में मदन जी को वो अपना गुरु मानते हैं। और बूथ मैनेजमेंट का जो कार्य है उड़ीसा में माननीय मदन कौशिक जी ने वहाँ पे किया। और बहुत उड़ीसा में आप स्थिति देख रहे हैं कि किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीते। और यही बात त्रिवेंद्र रावत जी के समय में थी। तो सभी त्रिवेंद्र रावत जी के आपका समय आकलन कितना था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के चुनाव का मेरा आकलन नतीजा? 1 लाख तक का था और लगातार ठोक बजा के सबको ये लेकिन करा। बोल तो रहे थे 5 लाख। नहीं, देखिए 5 लाख तो एक नारा है, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं को अगर 400 बार का नारा लगाया तो 300 पहुंचे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अति उत्साहित जो है कांग्रेस के लोग होते हैं, तो अति उत्साह तो बीजेपी के लोग भी हो गए ना। ये अति उत्साह नहीं है, ये जो है ये कहीं ना कहीं विपक्ष को उलझाने की नीति होती है। 5 लाख तो कहने की बात थी। हाँ, थोड़ा सा जो मतदान परसेंटेज कम हुआ, 2-2.5 लाख तक हम वो हो 2.5 लाख तक वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अति उत्साह के कारण ही मतदान प्रतिशत कम हो गया। देखिए, माननीय मोदी जी की नीतियों में, माननीय मोदी जी के किए हुए कार्यों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता था वो बहुत आश्वस्त था। तो देखिए, थोड़ा बहुत नुकसान तो इस बार इस चीज़ का जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उठाया है। तो वो चीज़ देखिए सबक होती है। आने वाले समय में इस चीज़ को दुरुस्त करके, अब आगे निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो डट के पूरा जो उत्तराखंड का जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो डट के निकाय चुनाव में लड़ेगा। सभी सीटें हम लोग मेयर की इस बार जीतेंगे। और हरिद्वार की सीट जो है वो, क्योंकि हरिद्वार एक आध्यात्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है और एक विश्व की धरोहर भी है, गौरवशाली इतिहास है इसका। तो हरिद्वार की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मायने रखती है। भगवान ने चाहा तो जो सीट है इस बार वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से जीत कर और मेयर के रूप में अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराएगा। चलिए, हरिद्वार जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों बेहतर, इसको लेकर के हम बात करेंगे। आपने बोला कि मदन कौशिक जी का जो बूथ मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, और ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो वो आपका जब चुनाव होगा तो आपके साथ उसी तरीके से लगेंगे, क्योंकि आप मतलब बूथ मैनेजमेंट वही करेंगे। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं और हरिद्वार में चुनाव लड़ना है तो मदन कौशिक जी का आशीर्वाद तो साथ में चाहिए। तो वो हर तरह से हमारे साथ हैं और आने वाले समय में उनका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहेगा। और उन्हीं के संरक्षण में, उनकी देखरेख में इस बार जो हरिद्वार में निकाय चुनाव है उसमें मेयर के जो चुनाव होंगे उसमें भारी मतों के साथ जो है वो हम लोग यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार ऐसी सीट है, भाई पौराणिक मान्यता है, धर्म नगरी है, अध्यात्म की बात होती है। और अगर हम कहें कि हरि का द्वार है, बिल्कुल, उत्तराखंड में अगर हम बढ़ने की बात करें, आगे जाने की बात करें, भाई चारों धाम यहाँ पर है। तो हरिद्वार एक अपने आप में बहुत ही रिनाउंड प्लेस है। और ये सिर्फ हरिद्वार सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, मैं समझता पूरे वैश्विक लेवल पर इसकी एक मान्यता है और नाम है। और आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी जीते तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी तो जीती नहीं। देखिए, मैंने कहा कि चुनाव है, जीवन है, उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं। और पिछली बार भी बहुत कम मतों से हमारी जो प्रत्याशी थी आदरणीय अनु कक्कड़ जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी। कुछ थोड़ी बहुत कमियां हम लोगों की रही और मात्र 3,000 वोट से वो चुनाव जो है वो हारे थे। तो इस बार वो सारी कमियों को पूरा करके इस बार बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो 100% भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से चुनाव जीतनी। तो क्या अभी बताइए कि कांग्रेस के जो मेयर हैं, जी है ना, अनीता शर्मा जी हैं, लेकिन उनके पति ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अशोक जी, मैं समझता हूँ। तो दोनों लोग मिलकर के चलो, मैं बता रहा हूँ आपको, कितना बेहतर कर पाए हरिद्वार के लिए? देखिए, हरिद्वार के लिए कोई भी कार्य जो होना चाहिए था वो बिल्कुल भी, ये जो 5 साल गए हैं हरिद्वार के लिए, काफ़ी ऐसा कि जिसमें हरिद्वार के अंदर कोई भी अच्छा कार्य जो है वो नहीं हो पाया। हरिद्वार के अंदर जो गति आनी चाहिए थी, जो विकास की गति आनी चाहिए थी, वो इनकी, जबकि बोर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन बहुत सारे बोर्ड बैठकों के अंदर खींचतान हुई। किसी भी तरह का जो अच्छा फैसला जो शहर के लिए होना चाहिए था वो इसी खींचतान के कारण नहीं हो पाया। तो अब की कोशिश रहेगी कि बोर्ड के साथ साथ मेयर भी अपना हो, ताकि जो विकास की गति है उसको हम पंख लगा सकें। और हरिद्वार को जो है वो विश्व की ऐसी वैश्विक नगरी है, आप सभी जानते हैं। तो जो सुधार की हरिद्वार के अंदर ज़रूरतें हैं वो हम लोग पूरा कर सकें।
अगर हम नगर निगम की स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखें तो इंदौर जो है नंबर 1 पोजीशन पे हमेशा रहता है। बिल्कुल। वहाँ स्वच्छता ज़्यादा अच्छी है और बाकी सब जगहों पे उतना बेहतर नहीं हो पाता। हरिद्वार को चूँकि हम आते वही धर्म को जोड़ते हैं। जब धर्म नगरी से हम कहते हैं तो आज तक चूँकि विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हरिद्वार लोकसभा हो या हरिद्वार विधानसभा हो, और साथ में हरिद्वार नगर निगम। चलिए नगर निगम में तो कुछ समय के लिए कांग्रेस का कोई व्यक्ति है, लेकिन इसके पहले भी बीजेपी के थे। तो ऐसी स्थिति में हरिद्वार क्या आपको लगता है कभी नंबर 1 पोजीशन पे आ सकता है, और आएगा तो किस तरीके से आएगा? आपके पास उसका कोई एक्शन प्लान, कोई ऐसा कोई थॉट या कोई सिस्टम है? देखिए अखिलेश जी, हम लोग जो है वो उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड का जो बेसिक मूल जो वो है वो पर्यटन है, और हरिद्वार भी जो है पूरा पर्यटन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हरिद्वार में हम लोग देखिए उत्तराखंड में करीब 2 करोड़ की आबादी वाला जो प्रदेश है ये, इसके अंदर 6 करोड़ जो है वो यात्री जो है वो हर साल आता है। और हरिद्वार के अंदर यात्री, क्योंकि हरि का द्वार है, यात्री हरिद्वार में आता है चारों धाम के लिए हो, चाहे ऋषिकेश जाना हो छुट्टियों के अंदर यात्रियों को, चाहे देहरादून मसूरी की तरफ कूच करे, तो हरिद्वार जो है वो यहाँ से होकर ही सभी यात्री जो हैं वो प्रदेश में कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। चारों धाम जाते हैं, चाहे वो बहुत सारे हमारे यहाँ पे पर्यटन स्थल है जिस पर यात्री पूरे साल जो विचरण करने के लिए आते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या दिक्कत है कि जो यात्री आता है वो बहुत सारे कूड़ा कचरा ये सब चीज़ें जो है वो यात्रियों के साथ भी आती हैं। हम लोग चाहे वो 2 बार 3 बार हम लोग नगर निगम की तरफ से एक्शन प्लान बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निगम के अंदर हम लोगों को आगे आने वाले समय में प्लान करनी पड़ेंगी, यात्रियों को लेकर, दुकानदारों को लेकर, क्योंकि यात्री जो है वो बाहर से यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, तो हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। बहुत सारे स्वच्छता के कार्यक्रमों समय समय पर, अभी कुंभ आया था तो कुंभ के अंदर बहुत बृहद तरीके से हम लोगों ने यात्रियों को स्वच्छता के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी उनको, क्योंकि ये जन जागरण का विषय भी है। लेकिन फिर भी क्योंकि यात्री बाहर से आया हुआ है तो इस चीज़ के लिए हम ही लोगों को कहीं ना कहीं प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और जो कूड़ा उठाने वाली कंपनियां हैं, जो यहाँ पे कूड़े का जो देख रेख करने वाले जो यहाँ पे प्लांट्स हैं, उनकी भी क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ाई जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे बहुत काम होना है और हम लोग आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर बहुत एक अच्छा प्लान बना रखा है। इस चीज़ को लेकर हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी चीज़, हरिद्वार के अंदर आज क्योंकि यात्री जो भी आते हैं वो माँ गंगा में स्नान करके कहीं ना कहीं यहाँ से हरिद्वार से निकल जाता है, तो हरिद्वार के अंदर कुछ पर्यटक स्थलों को भी विकसित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो देखिए धार्मिक रूप के साथ साथ वो पर्यटन को भी बहुत महत्व देती है। तो कहीं ना कहीं उस पीढ़ी के साथ भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। उस पीढ़ी की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपने शहर हरिद्वार में जनरेट करनी पड़ेगी। आज हम खाली माँ गंगा में स्नान को लेकर या यहाँ के जो बृहद पुरानिक मंदिर हैं, चाहे वो माँ मनसा देवी का हो, माँ चंडी देवी का हो या दक्ष मंदिर हो, ये जो चीज़ें हैं, इनके अलावा भी जो आने वाला यूथ है, जो आने वाला यंग है, उनको 1-2 दिन के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो पर्यटन के रूप में वो यहाँ पे एक आधा दिन निकाले, इस चीज़ को लेके जो है वो मन में प्लानिंग है। इससे व्यापारियों का रेवेन्यू बढ़ेगा। देखिए व्यापार वर्ग भी इससे लाभान्वित होगा। दूसरी चीज़, हम लोग ये देखते हैं कि जो यात्री यहाँ पे आता है वो यहाँ पे ना रुक के आज आगे की तरफ विचरण कर रहा है, तो हरिद्वार शहर के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस चीज़ पे भी काम करने की पूरे विचार हैं। आने वाले समय में इसके ऊपर पूरा प्लान बनाया जाए। जैसे अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार को क्या, मतलब कैसा हम डेवलप कर सकते हैं कि इसका नाम और भी अलग तरीके से, बड़े तरीके, जैसे एक आपने बोला कि भाई आए तो हम ऐसा कोई पॉइंट्स हो जहाँ पर यात्री 2 दिन के लिए रुके, आकर के स्नान करके आगे ना जाए या वापस ना चला जाए, आकर के रुके, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी चीज़ें वो उसको उपयोग में लेकर के आए। देखिए हरिद्वार को हम दोनों नज़रों से देखते हैं। देखिए हरिद्वार में एक तो हरिद्वार का जो है वो धार्मिक स्थिति है और एक हरिद्वार जो है वो पर्यटन स्थल है। तो जब तक हम दोनों चीज़ों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तब तक हरिद्वार का जो पूर्ण रूप से विकास है वो संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि मथुरा वृंदावन की तर्ज पे यहाँ पे जो यात्री हैं, जब भी वो हर की पौड़ी के आसपास या यहाँ पे विचरण करता है,
माँ गंगा का स्मरण करे, माँ गंगा की स्वच्छता को ध्यान में रखे और मोक्षदायिनी जो हमारी माँ गंगा है उसके अंदर स्नान करके, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं कि देखिए माँ गंगा में स्नान करके आप अपने पापों को दूर कर सकते हैं, उस चीज़ पे काम करें। और जब वो वहाँ से बाहर निकले तो फिर और एक और चीज़ हमारे शहर के अंदर जो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ पे देखा है, वो है कि जैसे ही जो भीड़ शहर में आती है, तो आज हमारे हाईवे जो हैं बहुत अच्छे बन गए हैं। देखिए हम लोग दिल्ली से चलते हैं तो 3 घंटे के अंदर हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ जो यात्री है वो बेसिक रूप से इस समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये सब जो आसपास के लगते हुए स्टेट है, यहाँ से यात्री बहुत बड़ी मात्रा में आता है। तो एक तो पार्किंग की जो है हमारे शहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत सारी जो है मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो मेरा विचार है वो शहर के अंदर बनाने की, जगह जगह वो बने, ताकि जो है शहर जो है वो जाम की स्थिति से बचे, ताकि लोग यहाँ पे आएँ, विचरण करें, घूमें। और बाकी जो पर्यटन के रूप में जो कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं, उसको आने के बाद जो है वो पूरे रूप से काम किया जाएगा। आपने कहा भाई व्यापारियों के हित की भी बात की आपने, एक यहाँ कॉरिडोर बन रहा है, तो ये कॉरिडोर बनना क्या व्यापारियों के हित में लगता है आपको? देखिए विकास के लिए ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन क्योंकि व्यापारी भाई वहाँ पे बहुत सालों से, बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं, मैं उनके साथ ही पला बड़ा हूँ, आगे बढ़ा हूँ, तो वो लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हैं। तो माननीय विधायक जी से हमारी बात हुई थी, तो विधायक जी ने भी जो है ये प्रपोज़ल रखा कि जो हर की पौड़ी के आसपास का पुराना क्षेत्र है उसको हेरिटेज घोषित किया जाए। हमारा भी ये मत है। देखिए हरिद्वार पौराणिक स्थल है, तो हर की पौड़ी के जो आसपास के जो बाजार है, लोगों का ये मत है कि भाई अगर कॉरिडोर बनेगा तो दुकानें टूटेंगी जी, और जब दुकानें टूटेंगी तो वे व्यापारी तो दुखी होगा ना। दुखी होगा। तो मेरा भी यही मानना है कि हर की पौड़ी के आसपास का जो बाजार है उसको उसी स्थिति में बनाते हुए, उसको सौंदर्यीकरण करते हुए उसको हेरिटेज घोषित करे सरकार। और हमारे पास जो गंगा जी के साथ साथ बहुत सारी जगह जो है वो पंदी पार्किंग हो, चाहे बेलवाला, रोडी बेलवाला से होते हुए, तो वहाँ पे हम लोग कॉरिडोर जो हैं उसको डेवलप करें। बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे पास है, उस चीज़ को हम कॉरिडोर के रूप में डेवलप करें और वहाँ से कुछ पुल जो हैं वो गंगा जी की तरफ कुछ पुल जो हैं वहाँ से बनाया जाए, जिससे यात्री वहाँ से घूमता हुआ, विचरण करता हुआ या गंगा स्नान के बाद वहाँ आके कॉरिडोर के अंदर खूब आराम से विचरण करे। और जो पौराणिक हमारा स्थल है, जो पौराणिक शहर है, जो हमारे पौराणिक बाज़ार है, चाहे वो मोती बाज़ार हो, चाहे बड़ा बाज़ार हो, चाहे अपर रोड का बाज़ार है, जो पुराने बाज़ार हैं उनको हेरिटेज घोषित करके उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। और उनको यात्रियों के लिए, देखिए पौराणिक चीज़ों की मान्यता है। आज अगर हम बाज़ार में जाते हैं तो मोहनपुरी वाला है, मथुरापुरी वाला है, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो सालों पहले भी लोग आते थे तो उस स्थिति में उसको देखते थे। उस बाज़ार को हम लोग हेरिटेज घोषित कराने जा रहे हैं। मदन जी हमारे जो विधायक हैं उन्होंने ये प्रपोजल सरकार को दिया है। और अभी तो क्योंकि मतलब कल आपके हिसाब से दुकानें टूटेंगी नहीं? कोशिश ये है कि दुकानें ना तोड़ी जाएं। हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी भाइयों का किसी तरह से भी नुकसान ना हो, और लेकिन शहर का सौंदर्यीकरण भी हो। उस चीज़ को लेके जो कॉरिडोर है वो गंगा जी के किनारे जो है वो बहुत लंबाई में हमारे पास स्थान है, तो कॉरिडोर वहाँ बनाया जाए और जो बाज़ार है उनको हेरिटेज घोषित किया जाए। क्योंकि अगर यही चीज़ अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या का बहुत डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पर भी दुकानें तोड़ी गई, वहाँ पर भी घर तोड़े गए, जिसका खामियाजा भी शायद भारतीय जनता पार्टी को उसी कार्य का भुगतना पड़ा। देखिए मेरा ये मानना है कि मैं अभी भी आपसे कहना चाहूँगा, वो जो सीट है वो फैजाबाद की सीट है। फैजाबाद में अयोध्या एक विधानसभा के रूप में, और वो विधानसभा हम लोग जीते हैं, अयोध्या हम जीते हैं। और फैजाबाद सीट में बहुत सारे दूसरी कहना चाहिए कि अदर जाति के भी लोग हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें चलती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि अयोध्या के कॉरिडोर की या राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर बनाने के बाद अयोध्या का जो क्षेत्र है वो हम लोग जीते हैं। और फैजाबाद की जो सीट है, क्योंकि फैजाबाद संसदीय सीट हम लोग आ रहे हैं अयोध्या से, अयोध्या विधानसभा से हम लोग। लेकिन कॉरिडोर बनने से जो दुकानें और घर टूटे थे उनका दिल तो टूटा ही था ना भारतीय जनता पार्टी से। देखिए नुकसान तो कहीं ना कहीं होता है, और इसीलिए हम लोग भी हरिद्वार में भी हम लोग चाहते हैं, बात कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हरिद्वार के अंदर वो स्थिति ना पैदा हो, हरिद्वार के अंदर वो स्थिति ना आए। और यहाँ के जो व्यापारी भाई हैं, यहाँ के जो लोग पुराने लोग रहने वाले हैं, उनको यथास्थिति बहाल करके उसको हेरिटेज सिटी के रूप में सरकार जो है वो घोषित करे। ठीक है, अभी क्विक क्वेश्चंस दो चार करेंगे। और सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, मतलब भारतीय जनता पार्टी आप क्यों पसंद करते हैं?
मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से प्रभावित हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कार्यकाल अपना शुरू किया था 2014 में, तो उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मार्ग किया, चाहे वो महात्मा गांधी जी की स्वच्छता के हों, चाहे वो शौचालय हों, और इन चीज़ों को लेके जो उन्होंने काम किया वो बहुत प्रभावित करता है। उन्होंने गांव विकास को लेके जो अपनी एक विज़न लोगों के बीच में रखा था, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2014 में स्वाभिमान युग के नाम से मैंने एक अपना पूरा मिशन चलाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बिना सरकार की मदद से कुछ जो प्रभावशाली लोग हैं उनके द्वारा उनके गाँव को गोद दिलवाया। उसके अंतर्गत हमने हिमानी शिवपुरी जो स्टार हैं, सभी लोग उनको जानते हैं, और उनके द्वारा मैंने उनका जो पैतृक गांव है भटवाड़ी, उसको गोद दिलवाया। वहाँ पे हिमानी शिवपुरी जी हमारे साथ काम किया। और उसके अलावा हमारे साथ जो है दिल्ली के कुछ जुडिशरी के लोग जुड़े हुए थे, उनके साथ हमने राजस्थान के बहुत सारे गाँवों में, चाहे वो स्कूल बनाने का काम हो, चाहे पानी की टंकियाँ लगाने का काम हो, हम लोगों ने बिना सरकारी मदद के ये कामों को करने का कार्य किया। हरिद्वार के आसपास भी हमने कई गाँवों को, छोटे छोटे गाँवों को गोद लेके छोटे छोटे काम कराए। तो देखिए, शुरू से जो विज़न है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय हित के जो विज़न है वो शुरू से रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का एक डायरेक्ट सोच है उस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम करने का मन बना है। भारतीय जनता पार्टी से ही अगर हम हरिद्वार नगर निगम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से ही मेयर थे मनोज गर्ग जी। आप विशाल गर्ग जी हैं, वो ना चुनाव लड़े, आप क्यों लड़ लें फिर? देखिए, ऐसा है कि लगातार समाज में 2010 से मैं समाज में लगातार कार्यरत हूँ, और समाज के हर वर्ग के अंदर मैंने काम किया है। और हर आदमी का अपना विज़न होता है। मनोज जी हरिद्वार के मेयर रहे, उन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए, और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर थे वो। और लेकिन हर आदमी का अपना विज़न है। मेरा ये मानना है कि मैं उनसे बहुत बेहतर कार्य कर सकूँगा, तो इसलिए मैं अपने आप को ही इस रूप में आगे लेके आना चाहूँगा। हर किसी का अपना विज़न होता है, मतलब, और सबका अपना परसेप्शन है कि कौन किस तरीके से अपने आप को पुटअप कर रहा है। तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें पुटअप कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से पुटअप कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़मीनी रूप से जो है हरिद्वार शहर के अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ, और हरिद्वार शहर के सभी छोटे बड़े उतार चढ़ाव को मैंने देखा है। जो भी शहर के अंदर होने वाले कार्य हैं वो सब मेरे दिमाग में हैं, उनका सबका मास्टर प्लान मेरे दिमाग में है, और माँ गंगा का आशीर्वाद रहा तो हरिद्वार शहर को बहुत अच्छे से हरिद्वार शहर के अंदर जो कार्य हैं उनको करना है। अभी कुछ समय पहले मैंने कार्यक्रम देखा जिसमें आपने राम राज्य संकल्प एक पूरा कार्यक्रम हुआ, जिसमें जो है वेदांती जी ने क्या लेक्चर भी दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होना या ऐसे कार्यक्रम को कराने से क्या क्या लाभ होता है? देखिए, धार्मिक आयोजन जो है, हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। इस समय हरिद्वार शहर में 2 बड़ी कथाएं चल रही हैं। एक तो रामविलास वेदांती जी जो हैं, जो 2 बार सांसद रहे हैं, वो प्रेमनगर आश्रम में राम कथा कर रहे हैं, और उसके अलावा राम भद्राचार्य जी चित्रकूट से, और बहुत बड़े संत हैं हमारे, और वो कंखल में कथा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे आयोजनों से भगवान राम हमारे जो हैं आराध्य हैं, और भगवान राम ने मानव के रूप में पृथ्वी पे जन्म लिया, और उसके बाद मानव के सामने किस तरह कठिनाइयाँ आती हैं, किस तरह दिक्कतें आती हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने का काम किया, उन्होंने आदर्श स्थापित किया। तो सभी लोग भगवान राम को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, और उन्हीं की तरह जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे मित्र के साथ, कैसे पत्नी के साथ, कैसे अपने माता पिता के साथ संबंध रखने चाहिए। तो इन कथाओं से के प्रयोजन से कहीं ना कहीं लाभ होता है। कोई भी जो लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, वो अगर किंचित मात्र भी, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि राम कथा में आया तो राम को सुन के ही नहीं, राम को साथ लेके आपको जाना है। तो ऐसे आयोजनों से कहीं ना कहीं, देखिए, आज जिस तरह से एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारा समाज दूसरी विचारधारा के रूप में जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं वापसी राम राज्य के लिए तैयार करना, राम राज्य को संकल्पित करके भगवान राम के बनाए हुए चरित्रों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हम लोग इस तरह के आयोजन जो है वो लगातार कराते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि विशाल गर्ग जी से हमने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे एंगल पे सवाल किए। कुछ सवाल हो सकता है छूट भी गए हों। अगर आपको ऐसा लगता है कोई सवाल छूट गया है तो वो सवाल आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। जब दोबारा हम बैठेंगे, दोबारा मिलेंगे, तो वो सवाल भी हम ज़रूर करेंगे। इन्होंने जो कुछ भी बातें कही हैं धर्म को लेकर के, हरिद्वार के डेवलपमेंट को लेकर के, किसी भी पर्सपेक्टिव में,
उससे आप कितना सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, जो कुछ भी है वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिक्रिया आप अपना जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।